दोस्तों, आज की कहानी है बेटे बहू को सिखाया सबक। पापा यह क्या मेरी पत्नी पत्नी लगा रखा है आपने। आपकी पत्नी कोई अनूठी या फूल की परी नहीं है। जब से आए हैं एक ही रट लगा रखी है कि इस घर में हिस्सा नहीं देंगे। इन पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं आपके घर की अलमारी भी नहीं खोल सकता। क्या माँ मुझे अलमारी खोलने से रोक रही थी, इसलिए मजबूरी में उन्हें धक्का देना पड़ा। आखिर इस घर पर हमारा भी तो अधिकार है। छोटा बेटा युवराज अपने पिता सुखदेव जी से बोला। सुखदेव जी ने खींचकर एक तमाचा छोटे बेटे के गाल पर जड़ दिया और गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंद्रावती के ऐसा व्यवहार करने की। छोटी बहू सोनाली तमक कर बोली, पापा जी आपको शर्म नहीं आती अपनी शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए। बोलिए मत युवराज, आपके बेटे से ज्यादा मेरे पति हैं। अब इन पर आप दोनों का कोई अधिकार नहीं है। अरे आपको पता भी है आज यहाँ कितने बड़े आदमी हैं। आप जैसे कितने लोग उनके पैरों में गिड़गिड़ाकर भीख मांगते हैं, तो आपकी क्या औकात है। तभी जोरदार तमाचा बहू के गाल पर पड़ा। इंद्रावती जी ने जिंदगी में पहली बार आज किसी पर हाथ उठाया था। अपनी पत्नी का साहस देखकर सुखदेव जी की आंखों में चमक आ गई। इंद्रावती जी गुस्से में बोली, खबरदार बहू, अगर मेरे पति का अपमान करने की कोशिश की तो, और जब हमारा तुम लोगों पर अधिकार ही नहीं रहा तो किस मुंह से अपना हक मांगने चले आए हो। नहीं दूंगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी। अब जाओ सड़क पर भीख मांगो। माँ का ऐसा रूप देखकर दोनों बेटे बहू खड़े के खड़े रह गए। इंद्रावती जी बड़ी बहू से बोली, क्या कह रही थी तुम बहू, ऐश करो। आज तुम अपने भाई को बुला ही लो। खैर तो छोड़ो, तुम क्यों तकलीफ लेती हो, यह काम भी मैं ही कर देती हूँ। अभी सुखदेव जी के दोस्त का बेटा अमन वहाँ एक पेपर लेकर पहुँचा और साथ में दो पुलिस वाले भी थे। पुलिस को सामने देखकर बड़ी बहू खुशी शेखर को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी तो शेखर दूर से ही हाथ का इशारा करते हुए बोला, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ ना। यहाँ कोई ही किसी का भाई है और ना ही बहन। अपने भाई की रौबदार आवाज से बड़ी बहू एक किनारे खड़ी हो गई। सुखदेव जी ने यह पेपर वकील से लिया और बेटे बहू की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों बेटे बहुए बस सुखदेव जी के चेहरे को निहारने लगे। सुखदेव जी अमन और शेखर के साथ सामने वाले कमरे में चले गए। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दोनों बेटे बहुए सोफे पर धम से बैठ गए और आने वाले तूफान के बारे में सोच सोच कर थर थर कांपने लगे, जिसका अंदाजा उन्हें पहले से ही लगाया था। और वह उस दिन को सोचने लगे जब उन्होंने पिछली बार गांव आने की खबर अपने पिताजी को दी थी। कहा हो भाग्यवान, शिवराज और युवराज का फोन आया था। वह लोग यहाँ गांव के आने के लिए ट्रेन में बैठ गए। दूसरे दिन इंद्रावती जी रह रहकर घड़ी देखती और अपने पति सुखदेव जी से पूछती, फोन करके पूछो तो सही वह लोग कहाँ तक पहुँचे हैं अभी। अरे भाग्यवान, सबर करो, आ जाएंगे। तुम तो दो घड़ी चैन से बैठ जाओ। अब सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हो। इंद्रावती जी बोली, अब की पसंद का खाना बनाया है। आज देखना युवराज और शिवराज खाना खाते ही खुश हो जाएंगे। इन सबों को पूरे 2 साल बाद देखूंगी। आंखें तरस गई थी शिवराज और युवराज को देखने को। सुखदेव जी बोले, इंद्रावती, दोनों बेटों का काम ही ऐसा है। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे की ड्यूटी ऑफिस में बजानी ही पड़ती है। कैसे समय दे पाएंगे हमको, इसलिए 2 साल बाद आ रहे हैं। इंद्रावती जी बोली, फोन पर कह रहे थे दोनों इस बार हमें अपने साथ शहर ले जाएंगे। वैसे भी अब यहाँ अकेले नहीं रहा जाता, घर काटने को दौड़ता है। सुखदेव जी और इंद्रावती जी के दोनों बेटे युवराज और शिवराज सागर शहर में नौकरी करते थे।
दोनों की पत्नियां खुशी और सोनाली भी शहर में उन्हीं के साथ रहती थी। आज पूरे 2 साल बाद दोनों बेटे बहुए अपने गांव आ रहे थे, जिनका बेसब्री से सुखदेव जी और इंद्रावती जी इंतजार कर रहे थे। इंद्रावती जी बोली, सुनिए, मैं तो हम दोनों के कपड़े भी बैग में भरकर रखे हैं, क्योंकि शिवराज कह रहा था कि वे लोग सिर्फ 2 दिन ही रहेंगे। सुखदेव जी बोले, तुम भी हद करती हो भाग्यवान, बेटे बहू से पूछे बिना ही तुमने पैकिंग भी कर ली। इंद्रावती जी बोली, आप तो रहने ही दीजिए, आपसे तो बात करना ही बेकार है, हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। जब एक बार वे लोग कह चुके थे कि इस बार हमें शहर ले जाएंगे, तो बार बार उस बात को क्यों दोहराना। उतने में गाड़ी के हारन की आवाज बज उठती है। इंद्रावती जी और सुखदेव जी खुश होकर बाहर बेटे बहू के स्वागत के लिए जाते हैं। सुखदेव जी और इंद्रावती जी को देखकर बेटे बहू उनके पांव तक नहीं छूते। इंद्रावती जी मन ही मन सोचती है, बेचारे बेटे बहू थक गए होंगे, इसलिए पैर छूना भूल गए। चारों अंदर जाकर फ्रेश होते हैं और फिर खाना खाने बैठते हैं। छोटा बेटा युवराज खाना खाते खाते बोला, वाह माँ, तुम्हारे हाथों में आज भी वही स्वाद है जो सालों पहले हुआ करता था। कुछ भी कहो माँ, सोनाली तुम्हारे जैसा खाना कभी नहीं बना सकती। सोनाली एक पल को गुस्से में युवराज को देखती है और सभी हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर सभी लोग बातें करते हैं, फिर दोनों बेटे बहुए अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। शाम को इंद्रावती जी सभी के लिए चाय बनाकर लाती हैं। तभी शिवराज युवराज से कहता है, युवराज, परसों शाम की टिकट बनवा देता हूँ, हम चारों के वापस जाने की। युवराज भी सहमति दे देता है। तभी इंद्रावती जी बोली, बेटा, इस बार तो तुम मुझे और अपने पापा को भी साथ लेकर जाने वाले थे ना। इतने में बड़े बेटे शिवराज की पत्नी खुशी बोली, मम्मी जी, अभी तो हमने नया फ्लैट लिया है, अभी तो फ्लैट में काम करवाना बाकी है। इंद्रावती जी बोली, अरे कोई बात नहीं, इतने दिन हम युवराज के घर रह लेंगे। युवराज की पत्नी सोनाली बोली, मम्मी जी, आप तो जानती हैं, मैं और युवराज सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और फिर देर रात घर आते हैं। अभी हमारी इतनी इनकम भी नहीं है कि हम कुक और मेड लगा सके। मेरे घर में तो राशन का भी सामान जमा नहीं रहता, और ऐसे में आप बूढ़े लोगों का खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। हम दोनों तो कुछ भी खाकर गुजारा कर लेते हैं, मगर आप लोगों को तो कुछ भी नहीं खिला सकते ना। इसलिए शिवराज और युवराज ने भी अपनी पत्नियों की बातों में सहमति दिखाई और बोले, मम्मी जी, पापा जी, अभी हम लोग खुद ही वहाँ सेट नहीं होंगे। ऐसे में आप लोगों को वहाँ ले जाकर कोई मतलब नहीं है। यह बातें सुनकर इंद्रावती जी रोने लग गई और बोली, बेटा, तुम दोनों लोगों के बिना मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। हम दोनों को तो बस तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अभी तो शरीर में इतनी ताकत है कि मैं घर का सारा काम भी कर सकती हूँ। इंद्रावती जी की बात सुनकर बेटे बहू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। खुशी अपने कमरे में जाकर शिवराज से बोली, तुम्हारी माँ तो मेरे पीछे ही पड़ गई शहर जाने के लिए, मगर मैं कह देती हूँ, मुझसे उनकी सेवा चाकरी नहीं होगी। तुम तो जानते हो ना वहाँ अकेले हमारी कितनी अच्छी लाइफ है। शिवराज बोला, हाँ, तो मैं कौन सा उन्हें अपने साथ शहर ले जा रहा हूँ। दूसरी तरफ सोनाली भी युवराज से बोली, यहाँ दोनों गांव में ही रहे वही अच्छा है, वरना वहां जाकर हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने लगेंगे। युवराज बोला, डोंट वेरी यार, हम दोनों कितने सारे शौक हैं, हमसे हमारा ही खर्चा उठाया जाए वही बड़ी बात है। इन दोनों का वहां ले जाकर मुझे अपना खर्चा नहीं बढ़ाना। दरअसल दोनों बेटे माता पिता को अपने साथ शहर ले जाना ही नहीं चाहते थे। अपनी आज़ादी भरी जिंदगी में भी लोग कोई दखल नहीं चाहते थे। जब चाहे मर्जी से पार्टी करना, वहाँ घूमने जाना,
रात को देर घर आना, यह सारे शौक हम लोग शहर में आराम से पूरे कर रहे थे। मगर माँ पिताजी को यही बताते कि वे लोग अभी तक सेट नहीं हुए हैं, ताकि कहीं उन्हें माँ जी पिताजी को शहर ले जाना पड़ जाए। 2 दिन बाद बेटे बहू के शहर वापस जाने का समय गया। इंद्रावती जी की आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह फिर से एक बार बोली, मैं तो हम दोनों के कपड़े का बैग भी तैयार करके रखा था। शिवराज माँ की बात को काटते हुए बोला, माँ अब हमें जाने दो। यह क्या जाते वक्त रोना धोना लगा रखा है। पीछे पीछे युवराज भी बोला, आप लोग शांति से यहाँ रहो, वैसे भी शहरी जीवन आप लोगों को लायक नहीं है। इतना कहकर भी लोग स्टेशन के लिए गाड़ी में बैठकर चल दिए। सुखदेव जी तो सब कुछ समझ चुके थे, मगर नहीं समझी इंद्रावती जी। थोड़ी देर में बोली, सुनिए, घर बिल्कुल खाली लग रहा है, बेटे बहू के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और फिर से जोर जोर से रो पड़ी। सुखदेव जी कहना तो चाहते थे, इंद्रावती जी अब तेरे बेटे बदल चुके हैं, अब वह लोग दोनों बूढ़ों को अपने साथ नहीं रखना चाहते। मगर इंद्रावती जी को लगातार रोता देख कर वह कुछ नहीं बोले। अब इंद्रावती जी खोई खोई सी रहने लगी, खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। उनके चेहरे की झुर्रियां और अधिक गहरी हो चुकी थी। सुखदेव जी इंद्रावती जी को बहुत समझाने की कोशिश भी करते, मगर इंद्रावती जी की आंखों पर भी तो बेटे बहू के मोह की आधी पट्टी बंधी हुई थी। इसलिए इंद्रावती जी अब बीमार सी रहने लगी थी। एक रोज इंद्रावती जी बरामदे में बैठी थी। उन्हें बाहर से आवाज आई, साड़ियाँ ले लो, साड़ियाँ ले लो। इंद्रावती जी ने नजर उठाकर देखा तो एक बूढ़ी महिला, करीब 65 साल की उम्र रही होगी, वह साड़ियाँ बेच रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लगातार दिख रही थी। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो। इंद्रावती जी ने उसे बुलाया और साड़ियाँ देखने लगी। इंद्रावती जी बोली, आप इस उम्र में भी घर घर जाकर साड़ियाँ क्यों बेच रही हैं? क्या आपका कोई नहीं है इस दुनिया में? महिला पहले तो हंसी, फिर बोली, बहन, मेरे 4 बेटे हैं जो शहर में रहते हैं। अपना पेट काट कर मैंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, शहर में नौकरी लगते ही उनकी शादियां भी करवाई। मगर अब चारों में से किसी के घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। पति का साथ भी जवानी में छूट गया था। ऐसे नालायक बेटों पर आश्रित रहने से बेहतर मैं छोटा ही सही मगर अपना व्यवसाय शुरू किया। घर घर साड़ियाँ बेचने जाती हूँ, उससे मेरा खर्चा भी निकल जाता है और 4 लोगों से मिलकर थोड़ा हंस बोल भी लेती हूँ तो दिल को सुकून भी मिल जाता है। इंद्रावती जो को वृद्ध महिला की बात सीधे दिल पर लग गई। वह सोचने लगी, दोनों बेटे बहू ने वापस शहर जाकर मुझे फोन तक नहीं किया, जबकि वे लोग यहाँ देख कर भी गए थे कि मेरा उन लोगों के जाने के कारण रो रो कर बुरा हाल था। मुझे तो यह वृद्ध महिला बेहतर है जो बेटों को भुलाकर अपना जीवन यापन कर रही है। बस उसी दिन को इंद्रावती जी ने कठोर फैसला किया, वह बेटे बहू के लिए आंसू नहीं बहाएगी जिन्हें उनका बिल्कुल चिंता नहीं है। सुखदेव जी घर लौटे तो देखा इंद्रावती जी आज उनकी पसंद का खाना बनाया था। वह बोली, आप मुझे कट पीस के टुकड़े लाकर देंगे, मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। सिलाई कढ़ाई तो इंद्रावती जी की बचपन से ही निपुण थी। सुखदेव जी इंद्रावती जी को खुश देकर बहुत खुश हुए और बोले, इंद्रावती, तुम यह बदलाव कैसे आया? इंद्रावती जी उस वृद्ध महिला से सीख मिली। सीख को सुखदेव जी बताए। सुखदेव जी बोले, इंद्रावती, मैं तो यह बात पहले से ही समझ चुका था, जो बात तुम्हें देर से समझ आई, क्योंकि तुम अपने बेटे बहू के मोह में बधी अंधी हो चुकी थी। खैर, लेट आए पर दुरुस्त आए। इतना कहकर वह इंद्रावती जी के लिए कटपीस के टुकड़े लाने चले गए। वहां इंद्रावती जी ने सिलाई कढ़ाई कर अपने हुनर को अपना हथियार बना लिया
और धीरे धीरे उनका व्यापार जोरों से चलने लगा। इंद्रावती जी अब अपने व्यापार में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन्हें बेटे बहू की याद करने का समय भी नहीं मिलता था। वह शहर में शिवराज और युवराज उनकी पत्नियां आज आपस में मिले तो युवराज बड़े भाई शिवराज से बोला, भैया रोज ही 9 से 7 की नौकरी करके थक गया हूँ और महीने की वह नॉर्मल सैलरी जिससे अब गुजारा भी नहीं होता। शिवराज बोला, युवराज तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा भी कुछ यही हाल है। मैं यही सोच रहा था क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करें जिससे आमदनी बढ़ सके। मगर व्यवसाय करने को ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। वह कहाँ से लाए। तभी युवराज की पत्नी सोनाली बोली, अरे गांव में आपके माँ पिताजी इतने बड़े घर में रह रहे हैं, वह घर कब काम आएगा। उस घर को बेच देते हैं, उससे जो पैसा आएगा उसे आप लोग नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो। शिवराज और युवराज को भी यह तरकीब सही लगी। वे सब लोग गांव पहुंचते हैं। गांव जाकर जब अपनी माँ का नया व्यवसाय देखा तो उन लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। शिवराज की पत्नी खुशी बोली, जब हम लोग यहाँ से गए थे तो यह बुढ़िया ऐसे रो रही थी जैसे हमारे बिना मर ही जाएगी, मगर अब देखो कैसे अपना नया कारोबार जमा कर बैठी है। सोनाली बोली, चलो बुढ़िया के पैर छूते हैं। इंद्रावती जी पीछे से अपनी बहू की बातें सुनकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम लोग चिंता मत करो। अब मैं तुम्हारे साथ शहर जाने के लिए वापस रहूंगी। नहीं, शायद वह उस वक्त मैं तुम लोगों से कभी दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी, मगर तुम लोगों ने मुझे उस अवस्था में छोड़कर जिंदगी का नया पाठ सिखा दिया। शिवराज और युवराज बोले, माँ दरअसल अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए पैसों की जरूरत है। अगर आप इंद्रावती जी बीच में से बात काट कर बोली, आज फिर 2 साल बाद तुम लोग गांव आए हो। बीच में तुम लोगों को हमसे फोन पर बात करने का समय नहीं मिला, मगर आज मुंह उठाकर पैसे मांगने चले आए। तुम नालायक बेटों और बहुओं की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग कैसे जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब ना तो घर है, ना पैसे हैं और ना ही माँ की ममता। सुखदेव जी बोले, इंद्रावती जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। हम समझेंगे कि हमारे कभी बेटे थे ही नहीं। उतने में सुखदेव जी को उनका नौकर गुड्डू पुकारता है। बड़ा बेटा शिवराज माँ इंद्रावती जी से बोला, क्या कहा, कहाँ चले जाए, ऐसे कैसे चले जाए। मम्मी इस घर पर हमारा भी अधिकार है, इस घर में हम अपना हिस्सा लेकर ही रहेंगे। शिवराज की पत्नी खुशी बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी अपने भाई शेखर को बुलाती और इन बुढ़ों पर घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाती हूँ। फिर देखती हूँ कैसे हम घर में से हिस्सा नहीं देते। यह लोग छोटा बेटा युवराज जबरन अलमारी की चाबी लेकर अलमारी खोलने का प्रयास करता है। उतने में इंद्रावती जी जाकर उसके हाथ से चाबियां का गुच्छा खींचती हैं। युवराज गुस्से में उनको धक्का दे देता है। सुखदेव जी यह देखकर तमतमा उठते हैं और युवराज को एक थप्पड़ जड़ते हैं। सुखदेव जी और इंद्रावती जी पहले ही वकील अमन और शेखर को सब कुछ बता चुके थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को बुला लिया। अमन ने जो पेपर बेटे बहू को पकड़ाया था उसमें साफ साफ लिखा था कि जो बेटे बहुए अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उनके माता पिता की प्रॉपर्टी पर भी कोई अधिकार नहीं है। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। सुखदेव जी और अमन शेखर बाहर आए। खुशी का भाई शेखर बोला, अगली दफा तुम चारों में से किसी ने भी सुखदेव जी और इंद्रावती जी को परेशान करने की कोशिश को तो तुम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और खुशी, तुम वहाँ मायके में भी अपने भाभी को परेशान करती थी,
जिस वजह से मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी जल्दी करवा दी और अब यहाँ ससुराल में अपने सास ससुर की भी सेवा नहीं कर रही हो। तुम सुधर जाओ, वरना ससुराल तो ससुराल, मायके से भी हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। दोनों बेटे बहुए सुखदेव जी और इंद्रावती जी से माफी मांगते हैं, मगर वह उन्हें माफ नहीं करते और दोनों बेटे बहुए इतना सा मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, मगर वही बच्चे बड़े होकर माता पिता की प्रॉपर्टी और पैसों से भी प्रेम करते हैं, मगर अपने माता पिता से नहीं। माता पिता का प्रेम उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जो माता पिता अपने बेटों को पालकर एक साथ बड़ा करते हैं, क्यों बड़े होकर वही बेटे अपने अलग अलग घर में भी अपने माता पिता को भी नहीं रख पाते। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।